चैप्टर नंबर हम लोग 12 कर रहे हैं। कल जितना पढ़ाया था टैरिफ तक पढ़ाया था, उसके बाद हाँ टैरिफ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैंने घर से पढ़ने के लिए दी थी, वो पढ़ी हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। पाकिस्तान की बेतहाशा कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, ऐसा ही है। अगर कोई गोरा 3 4 5 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि हर कंपनी के अलग शेयर्स होंगे, हर कंपनी में अलग इन्वेस्टमेंट होगी। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि उसमें पार्टनरशिप कर ली जाए, ये सब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना और उनको मैनेज करना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और क्वेश्चन? फाइनेंशियल, इसको रट्टे के तौर पे याद रखो, सट्टेबाजी। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आप लोग एमएफए में पढ़ोगे, चैप्टर 14 में या 13 होगा, कैफ 6 में पढ़ोगे जाके, फिर उसके बाद बीएफडी में पढ़ोगे, और फिर बस। और पूछिए। रिजर्व एसेट्स में गोल्ड आते हैं, ज़्यादातर गोल्ड और फॉरेन करेंसी आती है जो सबसे हैवी होती है, लाइक डॉलर आ सकते हैं, पाउंड आ सकते हैं, यूरो आ सकते हैं। और हाँ, इनफ्लो। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई गोरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे आके, फैक्ट्री लगाए, इससे सरप्लस होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैसा निकाल के बाहर भेज देते हैं, नेट लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ, फॉर दी, ये उल्टा फिर लिखा गया, नहीं ऐसे नहीं है, हाँ उल्टा लिख दिया गया, ऐसे नहीं है। आपके पास जितना पैसा बाहर से आएगा, हाँ इसमें ये हो सकता है कि पैसा पाकिस्तान में आता जा रहा है और उसका प्रॉफिट सारा पाकिस्तान से बाहर निकलता जा रहा है, ये उस सेंस में लिखा हुआ है। क्योंकि करंट अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और जो पैसा पाकिस्तान में आना है वो किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में आएगा जी। अगर पार्टनरशिप कर लें तो मेजर शेयर होल्डिंग कर लें, फिर कंपनी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पोर्टफोलियो में तो होता है खरीदो महंगा हो बेचो, खरीदो महंगा हो बेचो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही होती है, ठीक है। और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछे भाई, कोई और क्वेश्चन है तो। बस ही, कोई और क्वेश्चन नहीं है? आगे आ गया कैपिटल अकाउंट, पढ़ लिया था ये भी, हो गया ये भी, इसमें कोई मसला तो नहीं आया? कैपिटल अकाउंट में किसी किस्म का कोई मसला किसी को? गर्ल्स में से आपने पढ़ा है? क्या है कैपिटल अकाउंट, क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। चांस पे होता है? क्या होता है? बोले। और गुड्स का ट्रांसफर होता है? बेटा वो तो करंट अकाउंट है, क्या पढ़ा है फिर? वो तो बच्चे करंट अकाउंट है, आपने फिर क्या पढ़ा है? कैपिटल अकाउंट में तो नहीं होता। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? रियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई गोरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएंगे, ठीक है, तो पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। ये किस अकाउंट में नोट होगा? कैपिटल में। कल जैसे मैंने पढ़ाया था, अगर दुबई में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, पाकिस्तान से पैसा निकाल के दुबई ले जाऊंगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वहाँ पे जो मैं पैसा लेके जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उनकी कंट्री में इनफ्लो है, इंजेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान से आउटफ्लो है, विड्रॉ हो रहा है, ऐसा ही है। नंबर 2, जो उसका प्रॉफिट होगा, जो मैंने वहाँ पे कारोबार शुरू किया और उससे प्रॉफिट कमाया, वो कहाँ पे जाएगा? करंट अकाउंट में। समझ आ गई बात की? फिर नंबर 2 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी मैंने बता दिया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है।
नंबर 3 फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूं समझ लो कि सट्टेबाजी करना, अगर गोरा पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में आके जुआ खेले। क्या खेले? जुआ होता है ये भी सही है, हलाल जुआ। जुआ खेलेगा उसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं मार्जिन कॉल। क्या कहते हैं? मार्जिन कॉल। हाँ 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 हाँ, बताऊंगा। अच्छा चलो देखते हैं। फिर उसके बाद है रिजर्व एसेट्स। तो कैपिटल अकाउंट में आखिरी जो होगा वो रिजर्व एसेट्स होंगे। रिजर्व एसेट्स का मतलब क्या होता है? जितना भी एक्स्ट्रा पैसा स्टेट बैंक के पास पड़ा होगा वो गोल्ड खरीद के रख लेगा। तो रिजर्व एसेट्स कौन से होंगे? गोल्ड। बस ये कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ हमारा। गोल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कार्स कमोडिटी कौन सी है? गोल्ड। डायमंड आर्टिफिशियल चीज़ है। डायमंड आप बेच नहीं सकते हो, डायमंड के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते हो। डायमंड एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो चंद लोगों के हाथ में बिकता और ख़रीदा जाता है, बस। डायमंड की कोई वैलिडिटी नहीं है, रिकग्नाइजेबिलिटी नहीं है। वैलिडिटी किसकी है? गोल्ड की। गोल्ड है दुनिया में सबसे। हाँ, सेलेबल वैल्यू भी कम होती है जी। हाँ, कौन सी ट्रेड? नहीं, वो आप कॉपर पे भी कर सकते हो, ठीक है, क्रूड ऑयल पे भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो फैसिनेटिंग जो ट्रेड है जिसके ऊपर सभी का ईमान होता है वो है गोल्ड। देखो ऐसा होता ही नहीं है कि उनके पास भी वो चीज़ है, बहुत रेयर होता है। हाँ, ये हो सकता है, ये नेट ऑफ किया जा सकता है। नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं होता। होता ये है कि जो आपसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और जो तेल दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसको नेट ऑफ किया जाता है। हाँ, सेट ऑफ किया जाएगा उसको। वो बार्टर में नहीं आएगा 100%, क्योंकि वैल्यू डिफरेंस है ना, वैल्यू डिफरेंस है। हाँ, तो इस वजह से वो सेम नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन नहीं है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। मार्कर नहीं है क्या मेरे पास? ये 3 मार्कर दिए हुए हैं। लें जी, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है एक्सचेंज रेट। इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को। एक्सचेंज रेट वाले टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आने हैं आपको। देखो, इसको समझने के लिए एक बात याद रखिए। जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं, इनके अगेंस्ट हम क्या पे करते हैं? प्राइस पे करते हैं। गुड्स की प्राइस पे करेंगे, गुड्स मेरे पास ओनरशिप में आ जाएगा, ऐसा ही है। ये वाली कंसिडरेशन या ये वाली ट्रांजैक्शन हम तब करते हैं जब हम अपनी नेशनल कंट्री में, जुरिस्डिक्शन में, नेशनल जुरिस्डिक्शन में सेल परचेज कर रहे हैं। जब हम नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे तब ऐसे होगा नहीं। मिसाल लेते हैं, ये गुड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसको अगर मैंने ख़रीदना है तो मुझे उसकी प्राइस पे करनी है। और प्राइस मैं किस सूरत में पे करूँगा? रुपीज़ की सूरत में, लोकल करेंसी की सूरत में। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने फ़ीस पे की तो डॉलर में पे की है, किसी और मुल्क की करेंसी में पे की है, पाकिस्तान की लोकल करेंसी में पे कर दी, तो ये ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में जाएंगे और इंडिया में जाके आप सीए करेंगे, या अमेरिका में जाएंगे वहाँ पे जाके कुछ करेंगे, या दुबई चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे इसको? वहाँ पे तो रुपीज़ नहीं चलते। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बात सुनो, अगर तुमने गुड्स परचेज करने हैं
गुड्स परचेज करने हैं, कहाँ से? किसी इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन से, या इंटरनेशनल कंट्री कर लो, चलो ज्यूरिसडिक्शन रहने दो, किसी कंट्री से, तो उसके रुपीज और तुम्हारे रुपीज में फर्क है, उसकी करेंसी और तुम्हारी करेंसी में फर्क है। अगर तुमने यूएसए अमेरिका से गुड्स बाय करने हैं, क्या बाय करने हैं? गुड्स बाय करने हैं। हमेशा बात याद रखिएगा, क्या करने हैं? बाय। क्या करने हैं? बाय। जब भी तुमने गुड्स बाय करने हैं, तो गुड्स को बाय करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने रुपीज से क्या खरीदना पड़ेगा? यूएसए की करेंसी को। हमेशा जब भी आपने क्या बाय करना है? गुड्स बाय करने हैं किसी और कंट्री से, तो उस गुड को बाय करने से पहले आपको एक और चीज बाय करनी है, और उसको क्या कहेंगे? डॉलर। क्या कहेंगे? डॉलर। अब डॉलर भी सेम वैसे ही है जैसे गुड्स हैं, डॉलर भी सेम वैसे ही है जैसे गुड्स हैं। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई गुड्स पे अप्लाई होता है, वैसे लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई डॉलर पे भी अप्लाई होगा। बात याद रखिएगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड गुड्स पे अप्लाई होता है, वैसे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई डॉलर पे भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि सेम ये भी एक गुड बन गया, ये भी एक क्या बन गया? गुड। एक प्रोडक्ट बन गई, एक ऐसी प्रोडक्ट, यूं समझ लो कि जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे, किसी भी चीज़ को बाय करेंगे, किसी भी चीज़ को बाय करेंगे, तो हमने दो चीज़ें पहले बाय करनी है, एक चीज़ नहीं बाय करनी। अगर ये मैंने मार्कर चाइना से मंगवाना है ना, तो मुझे दो चीज़ें बाय करना पड़ेंगी। एक तो ये मार्कर है ही है, और इंटरनेशनल करेंसी। हमेशा एक तो ये मार्कर है, और दूसरा क्या है? इंटरनेशनल करेंसी। हमेशा मैंने बाय करनी है। अगर मैं इसको बाय करने में नाकाम रहूंगा, तो मैं कभी भी ये वाली जो चीज़ है बाय नहीं कर सकता। पहले डॉलर बाय करेंगे, येन कर लो अगर चाइना से लेना। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो कहेंगे हमें डॉलर दो, तो फिर डॉलर बाय करना पड़ेगा। हाँ, डॉलर ही चलता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, अभी तो बताया, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। मिसाल लेते हैं, मैंने एक मशीन इंपोर्ट करनी है, मैंने एक मशीन इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? मंगवानी है। कहाँ से? यूएसए से। अब इस मशीन की वैल्यू जो भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, इस मशीन को मंगवाने से पहले मुझे क्या चाहिए? डॉलर। क्या चाहिए? डॉलर। मैं ये डॉलर कहाँ से खरीदूंगा? इस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे क्या देने पड़ेंगे? रुपीस। क्या देने पड़ेंगे? ये डॉलर खरीदूंगा कहाँ से? ये डॉलर होंगे मनी एक्सचेंजर्स के पास, मनी एक्सचेंजर्स। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदनी हो, कहाँ से खरीदते हो? ग्रोसरी शॉप से, खोखे से। ये भी खोख है, लेकिन ये किसका खोखा है? डॉलर्स का। ये भी ग्रोसरी शॉप है। हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ। अच्छा, पानों सिगटों वाली दुकान होती है ना, खोखा छोटा छोटा बना होता है, उस पर सिर्फ सिगरेट पड़े होते हैं, थोड़ा सा पान का उसने साइड पे रखा होता है, और बोतलों का रखा होता है। ये भी वैसी छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें और कुछ नहीं मिलता। इनमें आपको डॉलर मिलेंगे, इनमें आपको दूसरी कंट्रीज के करेंसी मिलेगी। आपको पहले ये खरीदना है मनी एक्सचेंजर से जाके। मनी एक्सचेंजर कहता है, देखो मेरे भाई, मेरे पास है सप्लाई। क्या है? सप्लाई। और तुम क्या करने आ गए हो? डिमांड। ठीक है, मेरे पास क्या है? सप्लाई। और तुम क्या करने आ गए हो? डिमांड। डिमांड फॉर डॉलर, डिमांड फॉर, ये है क्वांटिटी। और यहां पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। समझ आई बात की? अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, कब? अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा?
राइटवर्ड शिफ्ट, नॉन प्राइसिंग फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड के याद है ना, वो सारे इस पे अप्लाई होंगे, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल लेते हैं, अभी पाकिस्तान में डॉलर कितने का है? 287, 287 पर डॉलर। मुझे $1 खरीदने के लिए 287 रुपये देने पड़ेंगे। और मिसाल ले लेते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो डॉलर को डिमांड कर रहे हैं वो 700 मिलियन है, 700 मिलियन इन क्वांटिटी है। 700 मिलियन का मतलब क्या होता है? 700 मिलियन का मतलब 70 करोड़। 700 मिलियन का क्या मतलब है? 70 करोड़। 70 करोड़ डॉलर मैं खरीदने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तानी। कितनी अमाउंट में? 287। ये पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर वीक हो सकता है, मेरे पास एक एक्यूरेट डेटा नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब पाकिस्तानियों को आईफोन 15 चाहिए। आईफोन 15 कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आएगा, ठीक है। कितने का है? $1200 का है। $1200। सपोज करते हैं 40,000 पाकिस्तानी, 40,000 पाकिस्तानी ये खरीदने जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली बिक जाएगा इतना, 40-45,000 पाकिस्तानी खरीद लेंगे इसको। जरा मल्टीप्लाई करना 40,000 इंटू 1200, हाँ 48 मिलियन। 48 मिलियन खाली। चलो, इसका मतलब अगर 40,000 आईफोन लेने हैं, ठीक है, $1200 का एक आईफोन है, तो आईफोन खरीदने से पहले हमें क्या खरीदना पड़ेगा? डॉलर। और एक आईफोन की क्या वैल्यू बनेगी? $1200। हर पाकिस्तानी को जा जाके $1200 खरीदने हैं और आईफोन लेना है। समझ आई बात की? अब होगा क्या, ये पाकिस्तानी जाएगा, सारे पाकिस्तानियों ने मिलके डॉलर की डिमांड बढ़ा दी। कितने से? यहां पे डॉलर कितने का है? 700 मिलियन का। 287 का तो 700 मिलियन। अब बढ़ नहीं गया? अब कितना हो गया? 748 मिलियन। कितना हो गया? 748 मिलियन। 748 मिलियन मिल, ये हो गया। क्या डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगी? होगी शिफ्ट, क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड नहीं की डॉलर को, डिमांड आई किसी नॉन प्राइसिंग फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? नॉन प्राइसिंग फैक्टर की वजह से। यहां तक समझ आई? अब ये तो तब अच्छा होता अगर मनी एक्सचेंजर के पास डॉलर बहुत ज्यादा पड़े होते, क्योंकि हमें पता है जिस भी चीज की डिमांड बढ़ाओगे उसकी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं अभी। ये समझ आ रहा है? वैसे आपको समझ आ रहा है बच्चे? पक्की बात है, क्योंकि आप कहती कुछ हैं बाद में बोलती कुछ हैं। सही बात है, समझ आ रहा है? तो मैं करवा दूं कि सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ ही, क्योंकि मैं डायरेक्ट अप्रोच इस वजह से लेके चल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कहा लॉ सप्लाई डिमांड आता है आप लोगों को। इसका मतलब ये जो 287 है ये सेट कैसे हुआ है? मार्केट इक्विलिब्रियम से। किससे? मार्केट इक्विलिब्रियम से। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे ही है ना। इसका मतलब एक्सचेंज रेट सेट कैसे हुआ? ये डिमांड फॉर डॉलर है जो कि लोकल लोग कर रहे हैं, और ये सप्लाई ऑफ डॉलर है जो मनी एक्सचेंजर के पास पड़ी है, स्टेट बैंक के पास पड़ी है, ठीक है। और मिल मिला के कितना रेट सेट हुआ? 287 पर डॉलर। और यहां पे 700 मिलियन डॉलर बिकने को तैयार है। ये प्राइस है जो कि रुपीज में है, RS, और ये क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? अब आईफोन की वजह से डिमांड कहां पे हुई? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो कितना मिलियन हो गया? 748 मिलियन। तो भाई साहब एक्सचेंजर ने भी रोला डाल दिया, मैं डॉलर कितने का दूंगा? 300 का। कितने का दूंगा? 300 का। इसी वजह से कल हम पढ़ रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव करने के लिए में क्या टैरिफ लगाने पड़ते हैं।
क्या लगाना पड़ता है? कोटा लगाना पड़ता है, बैन करना पड़ता है कि भाई साहब हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं करनी है। क्योंकि अगर इंपोर्ट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? एक्सचेंज रेट। क्या बढ़ेगा? एक्सचेंज रेट। जैसे ये बढ़ गया, जैसे ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। इसको क्या कहते हैं? अब जरा इसी सिनेरियो में देखिए, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है। अगर हमें इफ डॉलर के अगेंस्ट रुपीज ज्यादा पे करना पड़े, डॉलर के अगेंस्ट रुपीज ज्यादा पे करना पड़े, बल्कि इसके लिए मोर पे मोर, पे मोर, तो इसे क्या कहेंगे? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ लोकल करेंसी, ऑफ लोकल करेंसी, और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। जो चीज महंगी होगी उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो चीज महंगी होगी, इसमें क्या महंगा हुआ? तो डॉलर एप्रिशिएट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्या चीज सस्ती हुई? हमारा पैसा। जो चीज 287 में खरीदी जा रही थी अब 300 में, मतलब हमारी वर्थ कम हो गई ना, तो वो डेप्रिशिएट कर गई। सप्लाई आके आते हैं। अभी अभी हम सिर्फ इंपोर्ट साइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंपोर्ट साइड पढ़ रहे हैं। क्या गलत बात है? हाँ, क्यों गलत बात है बेटा? क्या सोचूं? डेप्रिशिएट, हाँ, तो होने दो, आप ना खरीदो आईफोन। बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, एसीज इंपोर्टेड नहीं आने चाहिए, सब कुछ पाकिस्तान में बनाना शुरू करे गवर्नमेंट और लोग मिलके। पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हैं। न्यूटेला वाली एग्जांपल याद है? वो ना लो यार, कॉर्नफ्लेक्स बाहर के ना लो, फौजी फूड्स के लो। दलिया बाहर का ना लो, फौजी फूड का लो। सही है, सब कुछ फौजी फूड का लेते जाओ तो सही है। सच है यार, तो पाकिस्तान का लोकल ही है ना, तो ये डॉलर अप्रिशिएट करेगा ही नहीं। क्लियर हुई बात? देखो, गोरे तो कह रहे हैं कि आप गरीब हो हम अमीर हो जाएं, वो तो कह रहे हैं, तो उन्होंने तो कहते रहना है। आपको चाहिए कि आप अपने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करें, ताकि गोरों के आप वो क्या कहते हैं उनसे डिमांड ही ना करें तेजी से। भाई ये डिमांड से। हाँ। अच्छा, हर टाइम डेरिवेटिव्स होते हैं। हर टाइम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। वो कॉम्प्लेक्स है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, भी आने लगा हो ना उस साइड पे। $1 की वजह से? क्योंकि हमारे पास डॉलर की सप्लाई इतनी होती नहीं, हम दूसरी करेंसी बेच के डॉलर खरीदते हैं। जब दूसरी करेंसी बेचेंगे उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी वर्थ बढ़ जाएगी, तो वो भी बढ़ जाएगी। समझ आई बात की? अच्छा, ये आपके सिलेबस में नहीं, ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कभी भी। हाँ, पूरी दुनिया की करेंसीज के अगेंस्ट गिरेगी, सबकी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। ये एक बकेट बनी होती है करेंसीज की, स्टेट बैंक ने अपने पास बकेट बना के रखी होती है, उसमें सबकी एवरेज प्राइसेस आ रही होती हैं विद इन अकॉर्डेंस विद द सप्लाई ऑफ सच करेंसीज। तो जैसे जैसे जिस चीज़ की सप्लाई कम होती जाती है उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और हमारा पाक रुपी वीक होता जाता है। ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सिलेबस में नहीं है, तो चिल करो, ऐसी कॉम्प्लेक्स बातें वो नहीं पूछेगा। ठीक है, इनको निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला होता है। वेटेड मीन याद है? वेटेड मीन बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है। वेटेड मीन जो है हमारे यहाँ पे बस हो जाता है ना, हम लोग कर लेते हैं सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, यही है ना। ये जो डब्ल्यू है और एक्स डब्ल्यू है, ये मैजिकल चीज़ें हैं, ये बहुत एल्गोरिदम में बहुत काम करती हैं, ये सारे वेट्स उसी पे निकलते हैं इसके। किस पे सीखते हैं? वो जो मैंने यहाँ पे दिखाना था अब नहीं दिखाना, उस पे सीखते हैं। हाँ हाँ, उसी पे सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के हैं। हम लोगों ने इंडिकेटर किए हुए, लैगिंग इंडिकेटर, फ्यूचर, ये इंडिकेटर के थ्रू सीखा जाता है। ये सब इकोनॉमिक्स से ही निकला हुआ है। ठीक है, और मज़े की बात है पाकिस्तान में इसका कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये सिखाता है। कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये सिखाती है, कोई एक भी नहीं है। हाँ, मुझे खुद इतना अच्छा नहीं आता।
मैंने छोड़ा नहीं है, ज़रा ठंडा होके बैठा हूँ, इंशाल्लाह फिर अभी दिसंबर में शुरू करूँगा दोबारा। लेकिन वो मेरी अपनी ज़ात तक है, पहले सिखाता था, अब मैंने तौबा कर ली, अब नहीं सिखाना यार। अब मैंने तौबा कर ली है कि अब नहीं सिखाना यार। अब बस शुक्र अल्लाह का, अपने तौर पे करना है जो करना है, नुकसान हो नफ़ा हो वो अपना है। तो किसी इंसान को नुकसान होता है फिर वो बदुआएं देता है यार, तो नफ़ा नुकसान सबके साथ ही है। तो चलें जी, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, मैंने तो डायरेक्ट अप्रोच से करवा दिया इसको, कि ये सर सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से आ रही है, सप्लाई ऑफ डॉलर कहाँ से आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो आपको याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने एक चीज़ बार बार पढ़ी थी, क्या, कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, खाली इंपोर्ट नहीं करनी। अगर खाली इंपोर्ट करोगे तो नुकसान होगा ना, डेफिसिट आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। अगर अनफेवरेबल, ये कहाँ से आ गए हैं, जादू है। अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा तो हमें लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक्सपोर्ट भी करनी है। क्या करनी है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अपना माल, अगर वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटीज जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई हैं? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई हैं। अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन कोई गोरा खरीद ले, क्या खरीद ले, तो हमें पता है कि कल को हमें भी गोरे से काम पड़ना है ना काम, तो हम गोरे को कहेंगे हमें डॉलर दो, ताकि जब हमें तुमसे काम पड़ेगा तो तुम्हारे डॉलर तुम्हें वापस कर देंगे काम निकलवा के। बात समझ में आई? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और गुड्स बेचेंगे, तो गोरे को भी हमारे गुड्स खरीदने से पहले डॉलर तो उसके पास ऑलरेडी होगा, हमें डॉलर देना होंगे बस। समझ आई? डॉलर गोरे के पास है ऑलरेडी, बात को समझो। गोरे ने हमें क्या वो अमीर आदमी है, अमीर आदमी के पास सब कुछ होता है। अल्लाह के बंदो, अमीरों के पास सब कुछ होता है, गरीबों को तगदो करनी पड़ती है, गरीबों को डबल डबल काम करना पड़ेगा। समझ आई बात की? पहले डॉलर खरीदो फिर गुड्स खरीदो। लेकिन गोरे के पास तो डॉलर है, वो सिंपल आएगा, आपको अपने डॉलर देगा और गुड्स लेके चला जाएगा। हमारे पास से गुड्स चले गए, हमारे पास क्या आ गया? डॉलर। इसे कहते हैं सप्लाई ऑफ डॉलर। जी, इस सेंस में बिल्कुल होगा, होगा। अगर हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ती जाए, सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ती जाए, हम माल बना बना के बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ रही है, सप्लाई कब कहां जा रही है? राइट वर्ड। कहां पे न्यू डिमांड कर्व के साथ इंटरसेक्शन हुई, तो वापस से प्राइसेस सेटल डाउन होंगी और हमारे पास ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएगा 900 मिलियन डॉलर। समझ आई बात की? इसको ऐसे कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम था जी, कोई बात नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। वो मैंने न्यू इंटरसेक्शन के ऊपर कर दिया ना, यहाँ पे कर दिया, इस वजह से आप हो रहे हो, इस वजह से डिमांड बढ़ी हुई थी ना, उसी के साथ मैंने कोलैब कर दिया उसका। नहीं नहीं, ऊपर वाले के साथ ही। आप समझे नहीं, यहाँ पे हमने आईफोन की डिमांड की हुई थी, याद है कि नहीं? तो उसके साथ सप्लाई आ गई, उन्होंने हमारे को गुड्स खरीद लिए। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अभी डॉलर कितने का है? 287 का। अभी गोरों ने हमसे क्या खरीदना है यार, उन्होंने की बेचंग, उन्होंने चावल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट खरीदी, कॉटन खरीदा। पूरी दुनिया में जर्सी कॉटन पाकिस्तान का बड़ा फेमस है, तो उसकी वजह से डॉलर पाकिस्तान में आए। उन्होंने हमसे जर्सी खरीदी, अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा। तो जब पाकिस्तान में डॉलर आया तो सप्लाई बढ़ गई, ले जी, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो फिर क्या हुआ? इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई, डॉलर हो गया 250। कितने का हो गया? 250। क्वांटिटी भी बढ़ गई, गुड डॉलर इन एक्सचेंज भी बढ़ गया। अगर ये सिनेरियो हो, अगर ये सिनेरियो हो, तो इसे क्या कहते हैं? लोकल करेंसी एप्रिसिएशन। और फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन। बात याद रहेगी?
हाँ बिल्कुल हो सकती है, लोकल करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। हाँ उस तरह भी अप्रिशिएट होगी, बात तो एक ही है। क्योंकि जब पाकिस्तान में डॉलर आएगा ना, डॉलर हमारे हाथ में नहीं आएगा, वो स्टेट बैंक के पास जाएगा, स्टेट बैंक उसको कन्वर्ट करेगा लोकल रुपीज़ में और हमें भेज देगा। जब हमने भी गुड्स खरीदने हैं ना, तो हमने डॉलर नहीं खरीदने रियल में, हमने बैंक में जाके 50 लाख 50 करोड़ जमा करवा देना है। हमारा बैंकर हमारे बिहाफ पे डॉलर खरीदेगा स्टेट बैंक से, खरीदने के बाद गोरे को पे कर देगा। ये इस तरह प्रोसेस चलता है। लेकिन आप पेपर पास करने की हद तक इसको इतना सा आसान याद रखो, ठीक है। बाकी एमएफए में पढ़ते रहिएगा, मनी हेजिंग, उसमें आएगा ये। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? लोकल डॉलर जो बेचते हैं, जैसे मैं दुबई में गया, मेरे 3-4 हज़ार डॉलर मैंने जमा कर लिए, पाकिस्तान ले आया, ठीक है। काम ही यही है, वो ऐसी हुंडी वाले होते हैं ना, हुंडी वाले लोग होते हैं, उनको वो रहने देते हैं, क्या पता नहीं ऑनलाइन जाता ही है, मसला बनेगा मेरे लिए। जी रेट 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा रखते हैं, 1 रुपया कर दिए, क्योंकि ये मारधाड़ कर रहे हैं ना, आर्मी वाले पकड़ रहे हैं इन लोगों को जो हुंडी का कारोबार करते हैं, स्मगलिंग ऑफ मनी है ना ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ये होता है ना कि जो पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर होता है वो परेशान हो जाता है, वो अपना पैसा पुल आउट करता है। तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं, लोकल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो पैसा बाहर भेज रहा होता है, तो डॉलर में भेजेगा बाहर, तो डॉलर डिमांड करेगा, डॉलर डिमांड करेगा तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, लोकल रूपी डेप्रिशिएट करेगा। सिंपल इज़ दैट। समझ आ रही है बात की? ज़रा आइए पेज नंबर 340 पे, बुक पे आइए, पेज नंबर 340। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज रेट की समझ आ गई। ये जितनी बातें मैंने उर्दू में बताई हैं इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मेरा उर्दू वाला लेक्चर याद है तो घर जाके इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन समझ आ रही है? सप्लाई की समझ आ रही है? सप्लाई कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट और डिमांड कम्स फ्रॉम इम्पोर्ट, ये समझ आ रही है बात? इसे कहते हैं रिलेटिव प्राइसेस या एक्सचेंज रेट। नीचे जितनी इंग्लिश लिखी हुई है आप लोग जो पढ़ रहे हो देख लो, वो सब उर्दू वाली एग्जांपल्स ही हैं। ये जो मैंने एग्जांपल ही दी आईफोन वाली, यही मैंने नीचे लिखी हुई, आईफोन की तो नहीं लिखी, कुछ और ही दिमाग में था तो वो लिख दी थी, तो नीचे लिखा हुआ है इसके। नेक्स्ट पेज पे आइए, 2.2 2.2 आगे हो? समझ आ रहा है 2.2 टॉपिक? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट समझ आ रहा है? वो आ रहा है, यही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ना, जो फ्लोट करता है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, कोई भी इफेक्ट आ सकता है इस पर। क्लियर हो गई बात? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी सट्टेबाजी डेरिवेटिव। आप ना फॉरेक्स में ये भी कर सकते हो, डॉलर ऊपर जाएगा मेरा 50,000 रुपया लगा दे, ठीक है, उसे कहते हैं लॉन्ग बाय। डॉलर नीचे आएगा मेरा 50,000 लगा दे, उसे कहते हैं शॉर्ट कॉल। मैंने ज़रा झटके तरीके से बताया, वहाँ पे ज़रा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे तरीकों से होता है, तो ये सट्टेबाजी है सिंपल। लेवी डॉलर उत्ते चली गई, लेवी डॉलर थले यहाँ लग गई, ऐप बनी होती है मेटा 5, उसके ऊपर आप ये कर सकते हो, ठीक है। बड़े लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको लीगल दिया हुआ है, ये लीगल है जी। क्या स्पेक्ट पाकिस्तान में तो लीगल है ना, पूरी दुनिया में ये लीगल है। हाँ फॉरेक्स के लिए, फॉरेक्स के लिए, गोल्ड के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, कॉपर के लिए, घोड़ों की रेस के लिए नहीं, कमोडिटीज़ के लिए लीगल है। अच्छा पता नहीं फिर इसका मतलब, होता है बिल्कुल होता है, हाँ करते हैं सेट। इस आगडार के आने से पहले ये मेरी खबर नहीं है, पता नहीं यार, रहने देते हैं यार, ये ऑनलाइन जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, वक्ता बनेगा। वो लास्ट लेक्चर भी आपको पता है यूट्यूब पे गया था, मैंने फ़ौरन बंद करवा दिया था उसको, ठीक है, तो रहने देते हैं ना ना ना, आप चलने दें तो, नहीं रहने दें यार, छोड़ देते हैं, लेक्चर के बाद जाते जाते बता दूंगा क्या हुआ था।
अच्छा जी, 2.2 नंबर टॉपिक की समझ आ रही है। आप देखिएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला क्या फैक्टर है, कोई बताएगा कैसे इफेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट? ना, देखो देखो, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो तरह से काम करता है, जरा समझ लो इसको। यहाँ पे ब्लॉग बनाता हूं। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो तरह से काम करता है। इंटरेस्ट रेट, मिसाल लेते हैं, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है, यूएसए में इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, ठीक है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है, पीके में इंटरेस्ट रेट है इस टाइम 22% पर एनम। पाकिस्तान ने कहा बाहर की दुनिया के लोगों को, अगर आप पाकिस्तान में, क्योंकि ये लोकल रुपीस के ऊपर है ना, अगर आप पाकिस्तान में डॉलर रखवाओगे तो आपको मिलेगा 11% पर एनम, इतना ज्यादा नहीं होता, या 8% पर एनम, चलो कर लेते हैं। अब अमेरिका का जो गोरा है, जो बड़े फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो पैसा कहाँ जमा करवाएंगी? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में डॉलर आएगा कि जाएगा? पाकिस्तान में डॉलर फ्लाई इन करेगा, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो जब डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड मूव करेगी। समझ आ गई बात की? एक तो ये इंपैक्ट है। सेकंड इंपैक्ट क्या है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? डिमांड फॉर मनी ज्यादा कर देगी। जब डिमांड फॉर मनी, मेरे हाथ में पैसा ज्यादा है, तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा? मैं इंपोर्टेड गुड्स डिमांड ज्यादा कर दूंगा, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ा दूंगा। जब इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड बढ़ेगी? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड कब कहां शिफ्ट करेगी? राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। इस मामले में डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, इस मामले में डॉलर एप्रिशिएट करेगा। यहां पे डॉलर की डेप्रिसिएशन होगी और यहां पे डॉलर की, यहां पे एप्रिसिएशन लिख देता हूं। एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट है, ये दो तरह से काम करता है, बात याद रखिएगा। जो सिंपल लोन लिया, अगर लोन की अमाउंट इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो वो डिटरमिन करेगा। आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, 22% सूद के हिसाब से इस टाइम जो करंट चल रहा है। अब आप उस अमाउंट का करने क्या लगे हो? क्या इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदने लगे हो, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदने लगे हो, इंपोर्टेड मशीन खरीदने लगे हो? हाँ, तो फॉरेन कंट्री से लोन लो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो फिर उसे डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा, उसे डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। लेकिन आपको कोई फॉरेन कंट्री लोन देगी क्यों? या तो आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो ना, लोन वहां से ले रहे हो, इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हो, फिर तो समझ भी आता है। पाकिस्तानियों को तो वैसे ही पाकिस्तान का बैंक लोन नहीं देगा। ऐसा इस टाइम तो यही हालात चल रहे हैं ना यार, मैं कोई ऐसे अपने से झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? बड़ी सिंपल सी बात है, चाइना से मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ, यूएसए से मैं रॉ मटेरियल, यूएसए में इन्फ्लेशन हो गई इन्फ्लेशन। अब जो रॉ मटेरियल मुझे $10,000 का मिलता था, अब कितने का मिलेगा? $12,000 का। ओ नहीं ना, ना पाओ, $11,000 का। $1,000 की डिमांड एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जब $1,000 की डिमांड एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तो डिमांड कब $1,000 से राइटवर्ड मूव करेगी, तो डॉलर एप्रिशिएट, रुपीज डेप्रिशिएट। बात समझ आ गई? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तो मैंने करवा दिया ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से क्या हालात होंगे, ये तो मैंने, मेरा ख्याल है कि जितना आप लोगों को मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के बारे में बताया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और को बताया होगा। नहीं, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप तेल खरीद रहे हो। दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान को महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो डॉलर का सत्यानाश भी तो हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि हम डॉलर की डिमांड उतनी परसेंटेज से बढ़ाते जा रहे हैं जितनी परसेंटेज से तेल इन्फ्लेट हो रहा है। समझ आ रही है ना बात की?
हाँ, दुनिया को फ़ायदा है, उन कंट्रीज़ को फ़ायदा है जिनका तेल है, जिनका गुड है। अगर हमारे पास ये गुड होता तो हम भी ये कर सकते। जी भाई साहब, डिक्रीज हो जाता है। हाँ, किन की करेंसी? हाँ, तो अप्रिशिएट कर जाएगी ना, तो अप्रिशिएट करेगी, जाहिर सी बात है। हमारा लोकल रुपी और बेचारा अभी कहा तो है कि डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड। तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब रुपीस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। वो देखो बनाई हुई है कर्व, ये वो बनाई हुई है, 287 की बजाय 300 करना पड़ेगा। वो नीचे लिखा हुआ डॉलर अप्रिशिएट होगा और लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होगी। समझ रहे प्यारे बच्चे, लिखा तो हुआ है। हमारे अगर इन्फ्लेशन आ जाए, ये ऐसे नहीं डिपेंड करता। परचेजिंग पावर डिपेंड करती है दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट के ऊपर। मिसाल ले लेते हैं, आपके कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई, लोकल प्रोडक्ट की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है आपकी, तो चाइना से और सस्ती मिल जाए तो क्या करोगे? बढ़ा दोगे। परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई कि नहीं? एक चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की थी, 150 की हो गई। चाइना वाले वो आपको 90 की दे देते हैं, परचेजिंग पावर फिर से सही हो गई। समझ आई ना बात की? इंडिकेटर जो होते हैं वो डिपेंड करता है दूसरी कंट्री किस तरह प्ले आउट करेगी आपके साथ। आपकी कंट्री नहीं कर रही, दूसरी कंट्री। बहुत कम हो जाएंगी। अमेरिका यही तो चाहता नहीं, IMF यही तो नहीं ना चाहता। हाँ, सप्लाई ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा क्योंकि अमेरिका हर कंट्री को कोई ना कोई सर्विस दे रहा है। आप एक बुक पढ़िएगा, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, एक बुक पढ़िएगा, पढ़िए किसी ने? पढ़िएगा, उसके पहले 6 चैप्टर तो ज़रूर पढ़िएगा। जी हाँ, उसने भी शुरू करनी है रशिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। तो देखो क्या बनता है। हम वो कर सकते हैं, कर सकते हैं वो 3000 बिलियन डॉलर्स, 3 ट्रिलियन हो गए। 1000 बिलियन, 1000 बिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन होता है। हाँ, तो 3 ट्रिलियन होंगे, तो होगा भाई। उसने पूरी दुनिया को माल बेचा हुआ है। IMF हम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। हाँ, नहीं, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर वो कंट्री इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ईरान का मसला ये था, वो न्यूक्लियर वाला इशू था उसका। उसने कहा था हम न्यूक्लियर बनाएंगे, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। मुझे इतना पता है, खबरों में सुना हुआ है, मुझे नहीं पता और। अच्छा जी, ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं। ट्रेड बैलेंस कल हमने पढ़ा था। आप तेरा ध्यान कहाँ पे है? देखो, अब खोई हुई है, बाद में आपने कहना सर ये ट्रेड बैलेंस क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था। पूरा लेक्चर देने के बाद आपने कहना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था। ये क्या कह रहे हैं अब? तू आपा ही गई है यार, मैं पेंगा थोड़ी नहीं गावा, क्या मैं भेंगा लगता हूँ यहाँ पे बैठ के? अच्छा अच्छा, मैं कल बड़ी आंखें करवा के आता हूँ। ठीक है, चलें जी, ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं। ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं। कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर की थी। तो वो ट्रेड बैलेंस ही है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल आया, करंट अकाउंट डेफिसिट आया 10 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर, तो पैसा कहाँ से लेंगे? 6 बिलियन डॉलर कहाँ से लेंगे? फिर हमें डिमांड करनी पड़ेगी डॉलर की, लोन लेना पड़ेगा। ऐसे ही होगा। तो फिर डिमांड कब कहाँ जाएगी, और पाक रुपीस कहाँ जाएगा? वो 300, 400, 350, 320 के ऊपर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो ये हालात होंगे। मार्केट स्पेक्यूलेशन समझ आ गई, वो जो सट्टेबाजी मैंने बताई है। अगर पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, 3-4 बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास पड़ा हो तकरीबन कह लो कोई पाकिस्तानी रुपीस में 5 अरब रुपया, और वो सट्टा लगा दें कि 5 अरब रुपया मार्केट में फेंकें, सट्टा लगाएं कि डॉलर ऊपर जाएगा। अब जो कंपनी सट्टा खिला रही होती है ना, ठीक है, जो अकाउंट डेरिवेटिव अकाउंट ओपन कर रही होती है, उसके अगेंस्ट लोग सट्टा लगा रहे होते हैं कि डॉलर नीचे जाएगा। कंपनी ऐसे चलती है, ये फर्म ऐसे काम करती है। आपने सट्टा क्या लगाया?
डॉलर ऊपर, मैंने सट्टा लगाया डॉलर नीचे जाएगा। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा। आपने कितने पैसे डाले? 5 अरब डाल दिया। बाकी जो लोकल अवाम है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही है मेटा 5 के ऊपर, ठीक है, वो अपना कोई 50,000 डाल रहा है, कोई 1 लाख डाल रहा है, कोई 2 लाख डाल रहा है, सही है, और वो सट्टा लगा रहे हैं डॉलर नीचे आएगा। अगर तो अकाउंट क्लोज होने के टाइम पे मेरा 5 अरब ज़्यादा हुआ, टोटल मेरे अगेंस्ट सट्टा लगा 4 अरब का, मेरा कितना सट्टा था? 5, 1 अरब ज़्यादा था, ठीक है, मेरा वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा था, तो वाकई डॉलर 5 अरब मैं ऊपर को कह रहा हूँ, तो वाकई ऊपर जाएगा। हालांकि रियल में जाने का कोई तुक नहीं है, सिर्फ सट्टे स्पेकुलेशन किया था। ऊपर गया, उन सबको नुकसान हो गया, उन सबके पैसे मेरे अकाउंट में नहीं, उसके अंदर लिमिट्स होती हैं, वो किसी ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, जितना जितना उनको लॉस होता जाएगा कंपनी अपनी कमीशन काट के सारे मुझे भेजती जाएगी। समझ आई बात की? ये पूरी दुनिया में रोज होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन डॉलर का रोज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स ट्रेड रोज होता है। हाँ, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे आता नहीं है करना। तो ये तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर का डेली होता है। वो जो कैंडल बार स्टिक्स वगैरह वो बता रहा था, वो इसी को देख के लोग करते हैं ये। लेकिन जो बड़े बैंक्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो नहीं कैंडल स्टिक देखते, वो इमोशंस देखते हैं और पैसा लगाते हैं बस। अल्लाह अल्लाह खैर, उनके पास पैसा ही बड़ा होता है। अगर उनके अगेंस्ट 6 अरब लग जाएगा, वो 5 अरब और डाल देंगे। इलॉन मस्क करता रहा है क्रिप्टो करेंसी के साथ, ठीक है। तो ये होता रहा है यार, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। छोटा ट्रेडर उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर हमेशा फंसेगा, हमेशा फंसेगा, हमेशा। और इसमें जो हेज फंड होगा वो हमेशा पैसा कमाएगा, हमेशा का मतलब हमेशा पैसा कमाएगा। वो ना ना, थोड़े पैसों के साथ बस आप, वो लक होती है आपकी, चला गया नहीं तो ना सही। लें जी आगे, एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं। ये कोई इतनी बात नहीं है, जितना मैंने बता दिया ये उसी के अंदर कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इसका पेपर में एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स आने ही आने हैं, ये याद रखिएगा। एग्जामिनर पिछले 5-6 अटैम्प्ट से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रहा है, पेपर में आ रहे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो पेपर में आ रहे हैं। समझ आ गई बात की? आगे एक छोटा सा टॉपिक रह गया डीवैल्यूएशन का, ख़त्म करें कि मंडे को? मंडे को ऑनलाइन वालों, आज मेरा आखिरी लेक्चर था लेकिन दिल नहीं किया आखिरी लेक्चर करने का, मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज। यही, हाँ हाँ बंद कर दूँ।